तो आप क्या चुनेंगे? हो सकता है फिलहाल ये सवाल सुनने के बाद आप जोश में शायद ये कह दें कि हम राष्ट्र को चुनेंगे, लेकिन भारत के लोगों ने बार बार यही साबित किया है कि वो देश को छोड़कर हमेशा अपने परिवार को ही चुनते हैं। भारत के लोगों, नेताओं और पत्रकारों की राय सहूलियत के हिसाब से हर युग में बदलती रहती है। जब तक बॉर्डर पर सैनिक शहीद होते हैं तो देश के लोग यही कहते हैं, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन जब आतंकवादी किसी के परिवार को किडनैप कर लेते हैं तो यही लोग ये कहने लगते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर दे दो, जो चाहिए दे दो, हमें कश्मीर से क्या लेना देना। यानी हमारे देश में निजी हित हमेशा राष्ट्र हित से हार जाता है और राष्ट्र प्रेम परिवार प्रेम से हार जाता है। ऐसा ही आज भी हो रहा है। आज पूरे देश में नए नागरिकता कानून के विरोध में लगातार रैलियां हो रही हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन करवाने वाले लोग और नेता और बुद्धिजीवी अपने निजी स्वार्थ को देश से ऊपर मान रहे हैं। इसलिए आज आपको वो दिन जरूर याद करना चाहिए जब आज से ठीक 20 वर्ष पहले कुछ आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के एक विमान IC-814 को हाईजैक कर लिया था। आप उसे कांधार हाईजैक के नाम से भी जानते हैं। उस समय भी देश के लोगों, विपक्षी नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों ने अपने हितों के लिए राष्ट्र के हितों को ठोकर मार दी थी। इस विमान को 24 दिसंबर 1999 को हाईजैक किया गया था, कांधार ले जाया गया था और आतंकवादियों ने 31 दिसंबर 1999 को विमान में मौजूद पैसेंजर्स को यानी बंधकों को रिहा किया था। लेकिन देश ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई, क्योंकि 190 लोगों के बदले में भारत सरकार ने 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया था, रिहा कर दिया था और आगे चलकर इन्हीं आतंकवादियों ने हजारों लोगों का खून बहाया था। मसूद अजहर भी उन्हीं में से एक था। 31 दिसंबर 1999 को बंधक बनाए गए लोग अपने अपने घर लौट आए, खुशी खुशी, किसी तरह जान बच गई और अगले दिन यानी नए साल के दिन भारत एक नई सदी में प्रवेश कर गया और ये सारे लोग सब कुछ भूल गए। लेकिन 20वीं सदी से 21वीं सदी में भारत का ये प्रवेश भारत को एक कमजोर राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर गया और आज भी पूरी दुनिया भारत की इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। परसों यानी 1 जनवरी को भारत फिर से नए साल में प्रवेश करेगा। लेकिन क्या आज भारत के लोग राष्ट्रहित को निजी हित से ऊपर मानते हैं? क्या आज भी भारत के लोग बदले हैं? क्या भारत के नेता बदले हैं? क्या भारत की जो व्यवस्था है वो बदली है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 20 वर्ष पहले जो हमने किया था, क्या इन 20 सालों में भारत बदला है? भारत के लोग बदले हैं। और जब भावनाओं पर निजी हित का कोहरा छा जाता है तो एक राष्ट्रवाद की ज्वाला ठंडी पड़ जाती है और जब पर्यावरण पर भी निजी हित हावी हो जाता है तो प्रकृति को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही इन दिनों हमारे देश में हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 118 वर्षों में यह पहला मौका है जब उत्तर भारत में इतनी ठंड पड़ी है। लोग ठंड से कांप रहे हैं, आपस में इस ठंड को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इतनी ठंड इस बार पड़ी क्यों। अक्सर गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि सर्दी भी पड़ती है। अगर आप भी अपनी रजाई में बैठकर 2 डिग्री वाली इस ठंड को लेकर अपने परिवार और दोस्तों से चर्चाएं कर रहे हैं तो आज हम आपको -17 डिग्री वाले एक शहर में लेकर चलेंगे और ये शहर भारत में ही है। इसलिए सर्दी को लेकर हर तरह की कंफ्यूजन को पिघलाने वाला ये विश्लेषण आज आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पर कैंपेन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर #India Supports CAA कैंपेन शुरू कर लोगों से समर्थन की अपील की। मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के अभियान के समर्थन में ट्वीट किया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून न किसी भारतीय का अधिकार छीनता है न नुकसान पहुंचाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के जागरूकता अभियान को झूठों का अभियान बताया है। जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है। इससे सबको आपत्ति होगी।
नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज कई शहरों में प्रदर्शन हुए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र के पुणे और कर्नाटक के बेंगलुरु में नागरिकता कानून के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली। नागरिकता कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरुलिया में तृणमूल समर्थकों के साथ 5 किलोमीटर लंबा विरोध मार्च निकाला। उन्होंने राजनीतिक दलों और नागरिक संस्थाओं से भगवा पार्टी के खिलाफ हाथ मिलाने और उसे अलग थलग करने की अपील की। आज देश का आजादी खतरे में डाल दिया है। किसी को जिंदगी का आज भरोसा नहीं है, कौन दिन किसको निकाल देंगे। मैं खाली आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपना वोटर लिस्ट नाम तो भालो कर तुलून। लुधियाना में भी नागरिकता कानून के विरोध में कांग्रेस ने संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च निकाला। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि देश के 16 राज्य CAA के खिलाफ हैं और पंजाब भी उनके साथ है। दिल्ली वाले ਨੂੰ समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल किसी हालत विच भी नहीं बदल सकते। दैट इज व्हाट इज नॉर्मली द केस इन एनी कंट्री, पर ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं। सो वी आर एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड the Congress party that we will oppose it tooth and nail. थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। CDS थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में CDS रक्षा मंत्री को सलाह देंगे। जनरल रावत कल सेना अध्यक्ष के पद से रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से एक दिन पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जनरल बिपिन रावत ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से देश में CDS के पद का ऐलान किया था। रक्षा मंत्रालय ने आज CDS के रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल तय कर दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि सीएम योगी ने सब कुछ त्याग कर लोक सेवा के लिए भगवा धारण किया है। ट्वीट में प्रियंका के भगवा वाले बयान पर भी जवाब दिया गया है। सन्यासी की लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। विरासत में राजनीति पाने वाले और देश को भुलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोक सेवा का अर्थ क्या समझेंगे। इससे पहले आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भगवा रंग धारण करने वाले सीएम योगी को इसकी अहमियत भी समझनी चाहिए। भगवा भारत की परंपरा का प्रतीक है जिसमें बदला या हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बदला लेने की बात करते हैं। ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है। उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। प्रियंका ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने यूपी पुलिस और योगी सरकार की शिकायत राज्यपाल से की है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की वजह से जिंदगी की रफ्तार थम गई है। दिल्ली में 118 साल में आज सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। 1919 के बाद यह दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर है। वहीं साल 1901 के बाद सोमवार का दिन दिसंबर महीने में सबसे ठंडा रहा। दिल्ली में पिछले 17 दिन से लगातार भयानक ठंड पड़ रही है। आज भी राजधानी का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में आज सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिला। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कल भी ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया। इस साल के ठंड की बात करते हैं तो जो ये दिसंबर है हमारे पास 119 सालों में सेकेंड कोल्डेस्ट दिसंबर चल रहा है और दिसंबर ऑलरेडी आप कह सकते हैं डिक्लेयर है कि हो गया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, बिहार शीतलहर की चपेट में है। जयपुर में आज तापमान 1 डिग्री तक गिर गया। पहाड़ों में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से बनिहाल रेलवे स्टेशन में बर्फ जम गई है। श्रीनगर में तापमान 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। डल झील में पानी जम चुका है। झील के किनारे बर्फ की मोटी परत बन गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार 33 सरकारी पदों की भर्ती के लिए देश भर से आवेदन मांगे गए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। पहले ऐसी नौकरियों में जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को आवेदन करने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद गिरफ्तार नेताओं की रिहाई शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से जुड़े 5 नेताओं को रिहा कर दिया। हथियारों के फर्जी लाइसेंस जारी करने के मामले में आज CBI ने देश के कई इलाकों में छापेमारी की। जम्मू में भी CBI ने कई जगहों पर छापेमारी के बाद दस्तावेज जब्त किए।
महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का आज पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। सरकार बनने के 32 दिन बाद आज 36 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें 26 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री बनाए गए। एनसीपी से 14, कांग्रेस से 10 और शिवसेना के 9 मंत्री बनाए गए हैं। 3 अन्य विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। एनसीपी के अजित पवार एक बार फिर राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अजित पवार ने 37 दिन में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जो भी पार्टी रहती है, विधायक रहते हैं, उनका जिस सपोर्ट रहता है, पार्टी के चीफ का आशीर्वाद रहता है, ये जिसको मिलता है वो सब मिलके काम करते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। खुशी तो है, लेकिन जो जिम्मेदारी बढ़ी है उसका एक मुझे ज्ञान है, काम करने की संधि है। मैं ऐसे ही काम करते जाऊँ। पूरा परिवार है, मुख्यमंत्री साहब है और पूरे जो सेना परिवार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सब साथ में है, तो एक अच्छा एक विश्वास का वातावरण है। उद्धव ठाकरे की नई कैबिनेट में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख, दिवंगत बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के भतीजे और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे, एनसीपी नेता नवाब मलिक और बाला साहब पाटिल शामिल हैं। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस स्टेशन में दिए शिकायती पत्र में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोहन भागवत ने भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ बातें कही हैं। कांग्रेस नेता ने संघ प्रमुख के उस बयान पर आपत्ति जताई कि जिसमें मोहन भागवत ने कहा था आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। संघ प्रमुख ने यह बयान 25 दिसंबर को हैदराबाद की एक जनसभा में दिया था। राज्यसभा के पूर्व सदस्य हनुमंत राव ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि मोहन भागवत के इस बयान से जनता के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और हैदराबाद में कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है। आज हम परिवारवाद की उस भावना का विश्लेषण करेंगे जिसने आज से ठीक 20 वर्ष पहले राष्ट्रवाद की भावना को हाईजैक कर लिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मानते थे कि एक देश की संस्कृति उस देश के लोगों के हृदय और आत्मा में बसती है। भारत की संस्कृति कहती है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा समाज और समाज से बड़ा राष्ट्र। लेकिन क्या यह भावना वाकई भारत के दिलों में बसती है या फिर भारत के लोगों की राय, भारत के नेताओं की राय हर युग में बदलती रहती है और वो इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें क्या सूट करता है। सामने वाला जो मरने वाला व्यक्ति है वो कौन है। अगर वो सैनिक है तो उनकी राय अलग होती है और अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति है तो उनकी राय बदल जाती है। नए नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो जो हिंसा हो रही है, कुछ लोग इस पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग इसे देश के नागरिकों के खिलाफ बता रहे हैं, तो कुछ लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन भारत में खुद को देश से ऊपर मानने वाली ये सोच बहुत पुरानी है। भारत के लोगों ने बार बार ये साबित किया है कि वो देश को छोड़कर हमेशा अपने परिवार को चुनते हैं, अपनों को चुनते हैं। ये आपने राजनीति में भी देखा होगा, लेकिन वैसे भी यही होता है। भारत के लोगों ने, नेताओं और पत्रकारों की जो राय है वो सहूलियत के हिसाब से बदलती रहती है। हर युग में ये राय बदल जाती है। जब तक बॉर्डर पर सैनिक शहीद होते रहते हैं तो देश के लोग ये कहते हैं कि कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, तब राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर उमड़ आती है। लेकिन जब आतंकवादी किसी के परिवार वालों को किडनैप कर लेते हैं तो यही लोग, यही मीडिया, यही नेता ये कहने लगते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर को दे दो, हमें कश्मीर से क्या लेना देना। यानी हमारे देश में निजी हित हमेशा राष्ट्र हित से ऊपर होता है और राष्ट्र प्रेम, परिवार प्रेम से हर बार हार जाता है। और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं और नेता हैं वो तो हर युग में परिस्थिति के हिसाब से अपनी राय बदलते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि उन्हें किसमें फायदा है। इसलिए आज हम निजी हित को राष्ट्र हित से ऊपर मानने वाली इस सोच का विश्लेषण आपके सामने कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन ये क्यों। भारत के आम लोग और राजनेता सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर अपने परिवार के बारे में और फिर समाज और देश का नंबर सबसे बाद में आता है, अगर आया भी तो। जबकि होना ठीक इसका उल्टा चाहिए। भारत के लोगों की परिवारवाद वाली भावना राष्ट्रवाद की भावना को कैसे हाईजैक कर लेती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आज से ठीक 20 वर्ष पहले घटी एक घटना का विश्लेषण करना चाहते हैं। यह बात वर्ष 1999 के दिसंबर महीने की है, जो आज आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं आज ही की है। तब 5 महीने पहले ही
भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। उस समय देश के लोग राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे और समय आने पर देश के लिए मरने मिटने की कस्में खा रहे थे। कारगिल युद्ध भारत का पहला ऐसा युद्ध था जिसकी न्यूज़ चैनलों ने बड़े स्तर पर कवरेज की थी, क्योंकि तब तक 24 घंटे के न्यूज़ चैनल भारत में आ चुके थे। भारत के लोगों ने पहली बार टेलीविजन पर भारत के सैनिकों को लड़ते हुए देखा था। इसका असर यह हुआ कि हमारे सैनिकों की बहादुरी से जुड़ी कहानियां घर घर तक पहुंच रही थी और लोग सैनिकों की तरह सरहद पर जाकर लड़ने के लिए भी तैयार थे। लेकिन कारगिल युद्ध जीतने के ठीक 5 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इन भावनाओं का सच दुनिया के सामने लाकर रख दिया, इन भावनाओं की पोल खोल दी। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया गया। अमृतसर, लाहौर और दुबई में रुकने के बाद इस विमान को अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया और 31 दिसंबर तक ये विमान कांधार के हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा और इसमें मौजूद 190 लोग वहां पर बंधक बने रहे, जो ये नहीं जानते थे कि अब वो जिंदा बचेंगे या मार दिए जाएंगे। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 191 लोग सवार थे। अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों को छोड़ने के बदले में भारत की जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। साथ ही मारे गए आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन यानी करीब 1400 करोड़ रुपए भी आतंकवादियों ने भारत सरकार से मांगे थे। यानी मांगों की जो लिस्ट थी वो बहुत बड़ी थी और दांव पर लगी थी 190 लोगों की जान, जो पूरी तरह से आतंकवादियों के कब्जे में थे। लेकिन शुरुआत में भारत सरकार आतंकवादियों की मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए बड़ी चालाकी से अपहरणकर्ताओं से बातचीत की अवधि को बढ़ाया गया। इस बातचीत को लंबा खींचा गया और अंत में मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर नामक आतंकवादियों की रिहाई पर फैसला ले लिया गया। और इसके बाद 31 दिसंबर 1999 को विमान में बंधक बनाए गए लोगों की घर वापसी हुई थी। बाद में इसी मसूद अजहर ने मशहूर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की और यह आतंकवादी संगठन अब तक 331 भारतीयों की जान ले चुका है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही 2001 में संसद भवन और जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला किया था और इसी साल पुलवामा में CRPF के 40 जवानों की जान लेने वाले आतंकवादी संगठन का नाम भी जैश-ए-मोहम्मद ही है। यानी जैश-ए-मोहम्मद जब बना, मसूद अजहर ने बनाया, उसके बाद से यह भारत पर बहुत भारी पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों की छोड़ने की नौबत क्यों आई? इसका जवाब आज ये है कि आज भी हमारे देश में आम लोगों के लिए परिवार से बढ़कर कुछ नहीं और राजनेताओं के लिए राजनीति से बढ़कर कुछ नहीं और मीडिया के लिए भी उनकी दुकान से बढ़कर कुछ नहीं। ये बात सही है कि उस वक्त 191 लोगों के परिवार गहरी चिंता में डूबे थे। वो नहीं जानते थे कि उनके परिवार के सदस्य जो इस प्लेन में मौजूद हैं वो जिंदा वापस लौटेंगे या सिर्फ उनकी लाश आएगी और उन्हें सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए भारत सरकार पर उस समय किस तरह का दबाव डाला गया था? जो लोग उस विमान में मौजूद थे उनके परिवार लगातार सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और किसी भी कीमत पर अपनों को वापस लाना चाहते थे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए कश्मीर दे दिया जाए पाकिस्तान को, चाहे इसके लिए सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। इन लोगों का कहना था चाहे कश्मीर दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, बस हमारे घर वालों को वापस ले आओ। जब उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इन लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सरकार को देश के हित का भी ख्याल रखना होता है, तो वहां मौजूद भीड़ शोर मचाने लगी और उस समय एक व्यक्ति ने तो यहां तक भी कह दिया था कि भाड़ में जाए देश और भाड़ में जाए देश का हित। इस घटना का जिक्र उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता ने अपने एक ब्लॉग में भी किया था। वर्ष 2008 में द ट्रूथ बिहाइंड कांधार नामक ब्लॉग में कंचन गुप्ता क्या लिखते हैं, आज मैं उसकी कुछ लाइन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, इसी दौरान एक शाम कारगिल के हीरो शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची। उन्होंने अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें विमान में मौजूद लोगों के रिश्तेदारों से बात करने दी जाए। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर शहीद की पत्नी ने मीडिया और लोगों से बात की।
उन्होंने उस समय जो परेशान रिश्तेदार थे उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवादियों के सामने नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने अपनी आपबीती उन लोगों को सुनाई और कहा कि उनके पति इस देश के लिए शहीद हुए थे और उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये युद्ध रुक जाए। उन्होंने अपने पति की शहादत को होने दिया और उन्हें इस बात का गर्व है। उन्होंने लोगों को समझाया कि कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन तभी भीड़ में से कोई चिल्लाया और कहा कि यह खुद एक विधवा है और चाहती है कि दूसरी महिलाएं भी विधवा हो जाएं। फिर भीड़ में से किसी एक और व्यक्ति ने कहा कि ये कहां से आई हैं और इसके बाद लोग उनके साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। यानी एक शहीद की पत्नी के साथ भी यह व्यवहार उस समय लोगों ने किया। उस वक्त शहीद अजय आहूजा की पत्नी की उम्र करीब 30 वर्ष की रही होगी, सिर्फ 30 साल। इतनी कम उम्र में अपने पति को युद्ध में खोने वाली एक महिला देशवासियों को राष्ट्र प्रेम का महत्व समझा रही थी और लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे और उन्हें विधवा कहकर बुला रहे थे। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कई सैनिकों के परिवार ने उस वक्त प्रदर्शन कर रहे लोगों को यही बातें समझाने की कोशिश की और इन लोगों में शहीद लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिता कर्नल वीएन थापर भी मौजूद थे। आज हमने इस घटना का जिक्र अपने ब्लॉग में करने वाले पत्रकार कंचन गुप्ता और शहीद लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिता वीएन थापर से भी बात की। शहीद विजयन थापर ने कारगिल युद्ध के दौरान शहादत दी थी। इन दोनों की बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि उस वक्त जनता के दबाव में, मीडिया के दबाव में, विपक्षी नेताओं के दबाव में देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया था कि लोगों ने राष्ट्रहित को ठोकर मार दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की जो विधवा थी वो खुद आई, उनसे पूछा, सिक्योरिटी ने पूछा होगा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी हूं। सबसे अपील की, हाथ जोड़ के अपील की कि मैं अपने पति को खो चुकी हूं, आप लोग धीरज रखें, सरकार को अपना काम करने दें। और ये लोग उल्टे उसको कोसने लगे, चल यहां से, भाग यहां से। तो ये वो दृश्य बहुत ही दुखदायक था। ये ऐसे हुआ था कि जो लोग परिवार जिनके संबंध थे उन पैसेंजर्स के साथ, उन्होंने अपना बिल्कुल धैर्य तोड़ दिया और उन्होंने बड़ी बेसब्री के साथ जाके सड़कों पर गिरना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री के ऊपर इतना उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया जो हमारे समझ से बाहर था। परिवार वाले बात करने के लिए स्टेट में नहीं थे। वो लोग मतलब बहुत बाल खींच रहे थे, जमीन पे रेंग रहे थे और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कोई किसी की बात, हमारी बात तो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। तो उस समय माहौल ऐसा था कि शहीदों के परिवारों की भी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज आपने देखा होगा शहीद के परिवार जब कहीं बाहर निकलते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल देते हैं, उस पर तिरंगा लगा देते हैं। अगर लेकिन इन्हीं लोगों के ऊपर कोई विपदा आ जाए या इनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति फंस जाए तो ये सारी जो राष्ट्रवाद की बातें हैं ये धरी की धरी रह जाती हैं। बंधकों के परिवार वालों के साथ उस वक्त देश की मीडिया ने भी सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया था। यानी जो देश का मीडिया था वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिल गया था और 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर लगातार लाइव टेलीकास्ट तब चल रहा था। एक ऐसा पूरे देश में माहौल तैयार कर दिया गया जिसके सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार को लगा कि देश का मूड बिल्कुल यही है, पूरा देश यही चाहता है। और सरकार को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सड़कों पर आ गए थे, सारे दिन न्यूज चैनल्स पर यही खबर चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था और सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। विपक्षी दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और लोगों ने कह दिया था कि अगर आपको कश्मीर भी देना पड़े तो दे दीजिए। यहां हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि जी न्यूज देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल है। जी न्यूज उस समय भी देश का सबसे बड़ा चैनल था और जी न्यूज पर भी इस पूरे घटनाक्रम का लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं ये भारतीय, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। उस वक्त
एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग भी लगातार कांधार हाईजैक के अपडेट्स जी न्यूज पर ही इसी तरह देखा करते थे जैसे अभी आप देख रहे हैं। लेकिन आज हमें अपनी गलती स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। हमने उस समय ये गलती की। जी न्यूज पर भी हाईजैक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें लगातार दिखाई जा रही थी और हम भी उस वक्त उस भीड़ का हिस्सा बन गए थे जिसने सरकार पर यह दबाव डाला कि इन यात्रियों को कुछ भी करके रिहा कराना ही चाहिए। और हमारे कैमरों पर भी लोग अपने गुस्से का इजहार तब कर रहे थे और सरकार को नाकामी के लिए कोस रहे थे और हम ये सारी बातें दिखा रहे थे। वो एक भूल थी। एक जिम्मेदार मीडिया को ना उस समय ऐसी बात करनी चाहिए थी और ना आज ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन आज हम आपके सामने स्वीकार करते हैं कि उस वक्त हमसे भी ये गलती हुई थी। बाद में हमने इसका पश्चाताप करने की बहुत कोशिश की और अब अगर आपने देखा होगा तो हम जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो इस समय हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो देश के खिलाफ जाए या जो राष्ट्र के खिलाफ जाए। लेकिन उस समय ऐसा ही हुआ था। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त लोगों को देश की नहीं बल्कि सिर्फ अपनों की फिक्र थी, चाहे देश हमेशा के लिए दुनिया के सामने कमजोर हो जाए। और इसीलिए शायद राष्ट्र हित से समझौता कर लिया गया। सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज नए नागरिकता कानून को लेकर हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्थिति आज हमने ये विश्लेषण आपके लिए इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि आज जो स्थिति है देश में ये लगभग वैसी ही है जैसे आज से 20 साल पहले 99 में थी जब ये घटना हुई थी। सब लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी, जितने भी यात्री IC-814 की हाईजैकिंग में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए और उसके लिए सरकार को चाहे कुछ भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। यह तत्कालीन केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत थी कि देश के लोगों की जान के साथ कोई समझौता ना किया जाए। इसलिए तत्कालीन NDA सरकार ने, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी सरकार ने 20 साल पहले हर राजनीतिक पार्टी से उसकी राय जानी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त देश के लोगों की भावनाओं को भड़काने वालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उतने ही शामिल थे, जिनके बारे में हम आपको आज आगे बताएंगे। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये वो नेता हैं जिनकी हर युग में राय बदल जाती है। ये देखते हैं पहले कि इन्हें किससे फायदा हो रहा है, वोट बैंक किससे बढ़ेगा और उस हिसाब से ये अपनी राय बदलते हैं। 20 वर्ष पहले IC-814 के यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और तब से लेकर आज तक भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उस कमजोरी का खामियाजा हर पल भुगतना पड़ा है। आज हमने जी न्यूज की लाइब्रेरी से 20 साल पुरानी वो तस्वीरें निकाली हैं जब जनता के दबाव, उनके गुस्से और आक्रोश के सामने भारत की सरकार को झुकना पड़ा था और इसमें साथ दिया था देश के मीडिया ने, विपक्षी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने। लेकिन देश के आम नागरिकों की बात करने से पहले जरा देश के सैनिकों और उनके परिवार की बात कर लेते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एक साधारण नागरिक और एक सैनिक के परिवार की सहन शक्ति में कितना बड़ा फर्क होता है। और इसके लिए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कही गई 2 बातों का जिक्र करना चाहते हैं। वो कहा करते थे, आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मैं संकट और विपदाओं से भयभीत नहीं होता, कठिन वक्त में भी मैं भागूंगा नहीं, आगे बढ़कर समस्याओं का सामना करूंगा। हम नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साहित्य को भी पढ़ते हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाकर रखते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो उनके जो विचार थे, जो कहा था, शायद वो हम भूल चुके हैं और या ये कह लीजिए कि वो हमें सूट नहीं करता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कही गई ये दोनों बातें सिर्फ देश के सैनिकों और उनके परिवारों पर ही लागू नहीं होती, ये भारत के हर आम नागरिक के मन में एक मंत्र की तरह जीवित रहनी चाहिए। लेकिन क्या ये जीवित है? अफसोस की बात यह है कि 20 साल पहले कांधार हाईजैक के दौरान भारत के लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई थी। लेकिन इन 20 वर्षों के दौरान देश ने 3 सैनिकों और उनके परिवारों का हौसला भी देखा है। इसलिए सब कुछ बुरा है ऐसा ही नहीं है, हम वो हौसला भी आज आपको दिखाएंगे। आज उन 3 सैनिकों और उनके परिवारों को भी याद करने का दिन है और इन 3 सैनिकों के नाम हैं विंग कमांडर अभिनंदन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता और नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव।
इस वक्त आप जून 1999 की तस्वीरें देख रहे हैं, जब भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की एक बहुत बड़ी वजह थी IC-814 के हाईजैकिंग से करीब 7 महीने पहले कारगिल युद्ध के दौरान 27 मई 1999 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक वैसे ही जैसे अभी हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने हमारे एक और सैनिक को कब्जे में ले लिया था, विंग कमांडर अभिनंदन को। उस वक्त उनके साथ पाकिस्तान में अमानवीय व्यवहार किया गया। जब उन्होंने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया तो उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उनकी सार्वजनिक परेड करवाई और इस परेड का टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में रहने के दौरान भी नचिकेता की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और उनके माता पिता ने भी पूरे धैर्य के साथ अपने बहादुर बेटे के वापस लौटने का इंतजार किया। उन्होंने सरकार पर दबाव नहीं डाला, शोर नहीं मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंटरव्यूज नहीं दिए कि हमारे बेटे को कुछ भी करके वापस लाएं। उन्होंने न तो शोर मचाया, न धरना प्रदर्शन किया और न ही तत्कालीन केंद्र सरकार पर अपने बेटे की जल्द रिहाई के लिए कोई दबाव बनाया। उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर दबाव तो बनाया हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नचिकेता की खबर को प्रमुखता से छाप भी रहा था और पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव भी था, जिसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा और 3 जून 1999 को के नचिकेता को रिहा करना पड़ा। 8 दिनों तक पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद जब वो वापस भारत लौटे, उस वक्त भी उनके अंदर का सैनिक झुकने को तैयार नहीं था। जून 1999 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी से मिलने पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किए, लेकिन उनकी भाषा आम नागरिकों वाली नहीं थी, बल्कि उनकी भाषा सैनिकों वाली थी। सर, कैप्टिविटी में आप पर कोई टॉर्चर किया गया था, बदसलूकी किया गया था? Regarding this, the Air Force will give you a statement in a few days. Are you denying that you were tortured? I'm not giving any comments on this as of now. लेकिन आपको ठीक से रखा गया था वो साथ ही साथ? मेरे ख्याल से वो सवाल एक ही है, इसके जवाब बाद में। तो आपने देखा एक अनुशासित सैनिक कैसा होता है, उसके साथ इतना कुछ हुआ। वो ये भी नहीं जानता था कि वो जिंदा अपने घर वापस लौटेगा या उसकी लाश जाएगी। लेकिन मीडिया ने जब जितने भी सवाल किए, उन्होंने बहुत ही अनुशासन के साथ सबका जवाब दिया और यही कहा कि एयरफोर्स इसका जवाब देगी। ठीक इसी तरह भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव और उनके परिवार को अब आप याद कीजिए। पाकिस्तान ने ईरान से कुलभूषण जाधव का अपहरण किया, जासूसी के केस में फंसाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी। उन्हें किसी प्रकार की काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। उनके डॉक्टर्ड वीडियोस का दुष्प्रचार करके परिवार को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में भी कुलभूषण जाधव का परिवार बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने उफ तक नहीं की। वो ना तो धरने पर बैठे, प्रदर्शन नहीं किया, ना उन्होंने केंद्र सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव डाला, ना मीडिया में आकर कोई इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो जानते थे कि भारत की सरकार कमांडर जाधव की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। यहां तक कि पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेकर गई भारत सरकार, जहां भारत को जीत मिली और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगी। 2016 से 2019 के बीच कई ऐसे मौके आए जब कमांडर जाधव के परिवार को कमजोर करने की, मानसिक रूप से तोड़ देने की कोशिश की गई। आज दिसंबर 2017 की उन तस्वीरों को याद कीजिए जब कमांडर जाधव की मां और उनकी पत्नी उनसे मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान गई। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, लेकिन एक सैनिक का परिवार अपने बेटे की तरह निडर होकर खड़ा रहा। भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कैसी रही थी? पाकिस्तानियों इसके बारे में क्या कहती हैं?
सवालों की बौछार होती रही, लेकिन यह परिवार चुप रहा। एक सैनिक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, लेकिन एक आम नागरिक अपने प्राणों के लिए देश की आहुति दे देता है। यह फर्क है। अब विंग कमांडर अभिनंदन की बात करते हैं, जिन्हें करीब 60 घंटों तक अपने कब्जे में रखने के बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च को इसी साल रिहा किया। 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने भारत की वायु सीमा में घुसकर हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाले पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। उसके बाद पाकिस्तान वो इस कार्रवाई में उनका अपना MiG-21 फाइटर जेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्रैश कर गया और उन्हें पाकिस्तान की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस दौरान घायल होने की स्थिति में भी उन्हें पीटा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत में उनके माता पिता किसी धरने पर नहीं बैठे, उन्होंने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई टेलीविजन इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की वापसी का भरोसा था। और अगर उनका बेटा वापस नहीं भी आता तो भी उनके माँ बाप इस बात के लिए तैयार थे। ये तस्वीरें देखिए जब इसी साल मार्च में विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता चेन्नई से दिल्ली आ रहे थे अपने बेटे का स्वागत करने के लिए। उस वक्त जैसे ही विमान के अंदर मौजूद लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि वो विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता हैं, विमान में मौजूद सभी लोग उनके सत्कार में जोर जोर से तालियां बजाने लगे। लेकिन तालियों के इसी शोर के बीच एक विरोधाभास छुपा हुआ है। पहले आप ये तालियां देखिए। आप इसमें एक विरोधाभास है, क्योंकि तालियां बजाने वाले यही लोग अगर एक दिन के लिए भी विंग कमांडर अभिनंदन के मां बाप की जगह खुद आ जाएं तो इनके विचार रातों रात बदल जाएंगे और इनके लिए परिवार देश से ऊपर आ जाएगा। विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता ने भी बहुत अनुशासन के साथ इस दौरान देश का साथ दिया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश कमजोर हो सके। 20 साल पहले वर्ष 1999 में भी ऐसा ही हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि 20 साल पहले सैनिकों की बजाय आम नागरिक उस दिन फंस गए थे और उन्हीं आम नागरिकों के परिवार वालों के चेहरे का रंग मिनटों में बदल गया। उस समय किसी को राष्ट्र की परवाह नहीं रही, सबको IC 814 में फंसे अपने लोगों की फिक्र थी। तत्कालीन सरकार हर संभव कोशिश कर रही थी, हर रणनीति पर चर्चा हो रही थी, लेकिन लोगों का दबाव इतना ज्यादा था, मीडिया का दबाव इतना ज्यादा था और देश का माहौल ऐसा बन गया था कि राष्ट्र कमजोर पड़ गया और हमें 3 आतंकवादियों को ना चाहते हुए भी रिहा करना पड़ा। इस मनोदशा को समझने के लिए आपको 20 वर्ष पुरानी कुछ तस्वीरें आज देखनी चाहिए और इन बातों को आज फिर से याद करना चाहिए। अब उन्होंने मना किया है। हम ये कहना चाहेंगे, हमें ये कहना है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमारे सारे बच्चों को बचाओ। बच्चे वहाँ 72 घंटे से ऐसे बैठे हुए सीट के ऊपर, चाहे आप दो आदमी को भैया मैं जानने दो मेरे भाई को। बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, अटल बिहारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, कहाँ है? जवाब दो, जवाब दो। Put all efforts to secure the release of the passengers. If we just get the release was not 15 years ago, because we are moving and groping in the dark. Pompous statements are being made about the greatness, when the fact lies it was a absolute security lapse. हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी पब्लिक के लिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है? So you have to do something. She's a doctor. Look at her. She's a doctor. I'm a surgeon. We are the backbone of this country. We are the middle class. And I wish to tell you that Mr. DeBell, upon reaching there, got in touch with the pilot and inquired about the welfare of all the passengers that are inside. Additional blankets and food and water has been made available.
I recognize the difficulties and discomfort that they are having to suffer. We have persuaded Mr. Jamel to also speak to the hijackers. We will come to know whether he succeeds in talking to the hijackers. जो लोग आज की डेट में 150 लोग जो अंदर बैठे हैं उनके लिए कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो मैं तो सोचता हूँ भी निकम्मापन सिक्योरिटी ने तो साबित किया है। हिंदुस्तान की और नेपाल की सिक्योरिटी जो है इस टाइम नेपाल की सिक्योरिटी बिल्कुल नील बटा नील साबित हो गई है। और दूसरा काम जो हमारी सरकार जो है जल्दी डिसीजन नहीं लेगी तो ये भी निकम्मे साबित होंगे पब्लिक के अंदर। इट इज अ केयरलेस अप्रोच ऑफ दिस नेशन। TVs, their telephone numbers are saying flight is landing at 5, 6, 7, 9. What are the authorities? Authority? Who is the authority here? In this country there is an authority. We are talking of authorities here. 24 घंटे हो गए कल से बैठे हुए, अभी तक कोई हमारी सरकार ने डिसीजन नहीं लिया। पहली गलती तो नेपाल ने करी, सिक्योरिटी ने करी, और दूसरी गलती ये हमारे भारत सरकार की मंत्री या सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 24 घंटे में अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए। जिनके बच्चे हैं या जिनका खून है उनको तो निराशा होगी, जब तक वो नहीं मिलेंगे जब तक वो तो गुस्सा भी करेंगे, गाली भी निकालेंगे, सब काम करेंगे। सरकारी तौर पे बातचीत जो चल रही है, हम तो संतुष्ट जब ही होंगे जब ही हमारे बच्चे हमारे को मिलेंगे। तो आपने देखा उस वक्त जसवंत सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया के लिए बताने के लिए कि कांधार हाईजैक में लेटेस्ट क्या है, सरकार क्या कर रही है, उस वक्त भी जो बाहर के जो लोग थे, जो लोगों के रिश्तेदार थे, परिवार थे, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ गए और सीधे मंत्री से सवाल पूछने लगे, सरकार से सवाल पूछने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो कहने लगे, आपने सुना होगा, एक डॉक्टर ने कहा मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्जन हूं, वी आर दी बैकबोन, हम देश की मिडिल क्लास हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल आप सबसे ये है कि जब हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं तब आप में से कितने लोग इसी तरह आहत होकर, क्या कभी तब हमारे देश के इतने सारे छात्र जो आजकल बाहर निकले हुए हैं, देश के इतने सारे लोग जो नागरिकता कानून पर हिंसा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हैं, क्या जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तब इनमें से कोई लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, क्या सरकार से ये कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं? कभी नहीं। इसलिए जब तक मिडिल क्लास का अपना कोई आदमी नहीं फंसता तब तक वो कुछ नहीं करते। और इसीलिए बार बार हम आज आपसे ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्र हित और अपने हित में ये फर्क होता है। एक सिविलियन का परिवार मुसीबत में कैसे बिहेव करता है और एक सैनिक का परिवार उस समय कैसा व्यवहार करता है, ये अंतर आज आपने देखा होगा। 20 साल पुरानी इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि उस वक्त राष्ट्र कमजोर हो गया था और उसी कमजोरी का नतीजा हमारा देश अब तक भुगत रहा है। वर्ष 1999 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर और वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल आतंकवादियों से बात करने तब कंधार गए थे। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो आतंकवादियों से बातचीत करके इन लोगों को छुड़ा कर लाएं, और उन्होंने विमान में सवार लोगों को रिहा कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तब निभाई थी। 10 साल पहले अजीत डोवल ने जी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था और तब ये उन्होंने बताया था कि कैसे उस घटना की वजह से एक राष्ट्र के तौर पर भारत कमजोर साबित हुआ और उसके पीछे आम जनता और मीडिया द्वारा बनाया गया दबाव था। हम लोग ऐसी पोजीशन में थे कि जहां पर हम लोग वल्नरेबल थे। हमारे चारों तरफ तालिबान के लोग थे, उनके टैंक्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी, उनके थ्रू हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ रहा था। आईएसआई के लोग वहां पर थे। तो एक दूसरी मुश्किल थी कि हाईजैकर्स को भी ये पता था कि हम लोग प्रेशर में हैं, हम ऐसी टर्राइन में हैं जो कि होस्टाइल टर्राइन है। तीसरी बात ये थी कि उनके बारे में इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए जितना हम बातचीत से कर सकते थे उतना तो हम कर रहे थे, लेकिन हमसे ज्यादा उनको पता था हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। इसलिए बार बार नेगोशिएशन के दौरान करते, देखिए अभी जी टीवी के अंदर में ये खबर आई है, क्योंकि आईएसआई वाले उनका मिनट टू मिनट बता रहे थे और हमेशा उनका रिफ्रेन ये होता था कि आप क्या करेंगे, आपकी तो मजबूरी है, अपनी जनता को देखिए, अपनी मीडिया को देखिए, जो आपकी सरकार को मजबूर करेगी आपको तो छोड़ने ही पड़ेंगे, आप इससे हट नहीं सकते। तो प्रेशर
जो ग्राउंड सिचुएशन का प्रेशर था वो उनके लिए एक इंटेलिजेंस इनपुट था जो कि उनके फेवर में था। और हमारे को 31 दिसंबर तक जिस तरह का दबाव आ रहा था कि जल्दी से जल्दी वो करे, देश के अंदर में बहुत ज़्यादा एक वैसी भावना पैदा हो रही थी। और राष्ट्र का मनोबल एक बड़ी भारी चीज़ होती है। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी फौज, कोई भी ये इस चीज़ को इस तरह के कदम नहीं लेती है जिससे राष्ट्र का मनोबल टूट जाए। अगर राष्ट्र का मनोबल ये होता है कि हमारे इतने लोग बेगुनाह वहाँ पर मारे जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोफेशनल तरीके से अगर हम अपने गेन्स को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते तो हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश की। मलाल तो ज़रूर है, एज ए नेशनलिस्ट राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के एक गौरव को एक वो लगा, इसका मलाल है। हम वो नहीं कर पाए जो कि एक हमारे शक्तिशाली राष्ट्र को करना चाहिए था इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए, इस एयरक्राफ्ट को कंट्री से बाहर नहीं ले जाने के लिए। इसका एज ए नागरिक मलाल ज़रूर है कि हम लोग ये नहीं कर पाए। लेकिन इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था। और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहाँ पर थे, कि आप लोग आज़ाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का ज़रूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे और इनके अंदर में उस वक़्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए जो नेचुरल था, शायद इतने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। वर्ष 1999 में भारत के सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्री थे शरद यादव और IC-814 की हाईजैकिंग घटना को उन्होंने बहुत करीब से देखा था क्योंकि तब वही इस विभाग के मंत्री थे। 20 साल पहले भारत सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर चला जाए और उस मुश्किल परिस्थिति का मिलकर सामना किया जाए। लेकिन उस वक्त देश में जिस प्रकार का माहौल था उसकी यादें आज भी शरद यादव के जहन में ताजा है। आगे बढ़ने से पहले आपको शरद यादव का 20 साल पुराना बयान और फिर 9 महीने पुराना बयान ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आपसे इतने कह सकता हूं कि इस बाबत यानी अभी सब तरफ बातचीत सब तरफ हो रही है, सब लोग लगे हुए हैं, तो विदेश मंत्री यशवंत सिंह, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आडवाणी जी, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा प्राइमरी जो सबसे कंसर्न जो है वो जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी है। हमारी प्रायोरिटी जो है सिविल एविएशन की है, बाकी सरकार पूरी इस काम में लगी हुई है। वातावरण जो है वो देश भर में बहुत अच्छा है ना। एयरपोर्ट पे मुझे घेराव किया गया, अटल जी के बंगले को लोग जो RCR है जो है उसको, उसके पास भी आदमी जुलूस निकाल के आ गए थे। लेकिन सरकार को फैसला करना पड़ता नहीं है, मैं तो सहमत नहीं था इस फैसले से। उस वक्त सरकार पर दबाव डालने का काम सिर्फ जनता और मीडिया ने ही नहीं किया था, बल्कि उस वक्त की विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी। ऊपरी तौर पर तो कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल ये कह रहे थे कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI की बड़ी नेता वृंदा कारत उस वक्त अक्सर बंधकों के परिवार वालों से मिलने 7 रेस कोर्स रोड जाया करती थी। 7 रेस कोर्स रोड का मतलब है प्रधानमंत्री निवास। 7 रेस कोर्स रोड पर जितने भी परिवार के जो सदस्य थे, जिनके लोग वहां उस प्लेन में फंसे हुए थे, वो सब विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां बैठे हुए थे। उन्होंने वहीं कैंप किया हुआ था। प्रधानमंत्री वाजपेयी के घर के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। पत्रकार कंचन गुप्ता के मुताबिक वृंदा कारत अक्सर बंधकों के रिश्तेदारों से मिलने वहां जाया करती थी और धीरे धीरे वहां ऐसा माहौल बनने लगा कि सरकार को किसी भी कीमत पर बंधकों को रिहा कराना ही पड़ा। यानी आग में घी डालने की कोशिश विपक्षी नेताओं ने की। अफसोस की बात यह है, उस वक्त देश के लोगों की भावनाओं को भड़काने वालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। उस वक्त कांग्रेस के नेता अक्सर ये दावा करते थे कि वो सरकार के हर फैसले के साथ हैं, लेकिन बंधकों की रिहाई के कुछ वक्त बाद ही कांग्रेस ने इस पर राजनीतिक बयानबाजी करनी शुरू कर दी थी। 20 साल पहले इस मामले पर
कांग्रेस का क्या रुख था, आज आपको वो भी देखना चाहिए। पॉलिटिकल अथॉरिटी को तभी कांटेक्ट करें जब नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए, या ऐसी स्टेज आ जाए जहां बिल्कुल सेफ है और नेगोशिएशन हाईजैकर से शुरू हो जाए। तब तक की ड्रिल लिखी हुई है। मैं महसूस करता हूं कि जब जहाज अमृतसर से उड़ा वो सबसे बड़ी भूल हुई। सीएम जी ने ना तो गाइडलाइन फॉलो की पूरी तरीके से, ना इफेक्टिवली उनको लागू किया, और ये क्या करें, पुराना रिकॉर्ड मंगाओ 93 में क्या हुआ था, वो फाइलें पढ़ने में लगे रहे, टाइम वाज रनिंग। दूसरा, जो प्रोफेशनल लोग थे वो आर एक्सपर्ट इन दिस, दे वर नॉट डिप्लॉयड। एक पॉसिबिलिटी थी जहाज को एयरबॉर्न रखते, एनएसजी ऑन बोर्ड, तब मर्जी डायरेक्शन दे देते कोड वर्ड में, अबे तुम वहां लैंड कर जाओ। अमृतसर लैंड करने से पहले हमारा जो हाईजैक जहाज था, उससे पहले एनर्जी जरूर वहां होनी चाहिए। तो आपने अक्सर एक दो शब्द हैं जो आपने अक्सर सुने होंगे, पढ़े होंगे, और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो एक शब्द आता है सिक्योरिटी लैप्स। बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई है। दूसरा एक और शब्द आपने सुना होगा जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस फेल्योर। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। ये दो शब्द बड़े आसान शब्द हैं और इन्हें इस्तेमाल करना इससे भी आसान है। कभी भी कोई घटना हुई, आप कह दीजिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस फेल्योर है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, वो मुस्तैद क्यों नहीं थी। ये सवाल सबसे आसान सवाल होता है और हर दौर में विपक्षी नेता कोई भी हो वो इन्हीं सवालों को उठाता है। वो यही कहता है कि आपकी सरकार ने, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने ठीक से काम नहीं किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2000 में सीपीआई के एक और बड़े नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने भी सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सरकार ने उन्हें यह तो बता दिया कि जसवंत सिंह कांधार जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के साथ हुई डील के बारे में उन्हें बताया नहीं गया। और इसी साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को कांधार हाईजैकिंग मामले का डील मेकर कहकर पुकारा था। कुल मिलाकर हमारे देश में आम लोगों के लिए उनका परिवार सर्वोपरि है, तो राजनेताओं के लिए सत्ता सुख से बड़ा कोई सुख नहीं। और जो समाज परिवार और सत्ता के सुख के सामने राष्ट्रहित को नहीं रख पाता, उस समाज में स्वतंत्रता को बड़ी आसानी से हाईजैक किया जा सकता है। और आज हमारे देश में यही हो रहा है। 20 साल पहले जो कुछ हुआ था उससे हमें सीख लेनी चाहिए। IC-814 की हाईजैकिंग के समय लाल कृष्ण आडवाणी भारत के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। अपनी जीवनी मेरा देश मेरा जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी ने IC-814 के हाईजैक की पूरी कहानी लिखी है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि तब सरकार की मुश्किलें क्या क्या थी। LK आडवाणी ने लिखा है कि इस मामले में अपहरणकर्ताओं पर कोई दबाव नहीं था और वो जब तक चाहते बंधकों को अपने कब्जे में रख सकते थे, क्योंकि 3 बातें उनके पक्ष में थी। पहली बात ये कि आतंकवादी एक अनुकूल क्षेत्र में थे, यानी अपने इलाके में थे। तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ भारत के कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे और तब वहां की सत्ता और प्रशासन ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव डालने का कोई संकेत नहीं दिया। दूसरी बात यह थी कि कोई भी कार्रवाई करने के लिए भारत के विमानों को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता, जिसकी इजाजत निश्चित रूप से पाकिस्तान नहीं देता। आडवाणी जी ने यह भी लिखा कि जब उनके पास यह विश्वसनीय सूचना थी कि आतंकवादी विमान को विस्फोटक से उड़ा देने के लिए तैयार थे, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत सरकार पर बंधकों को कैसे भी छोड़ा लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। LK आडवाणी ने लिखा है कि जब इस संकट ने तीसरे दिन में प्रवेश किया तो कुछ बंधकों के रिश्तेदारों द्वारा प्रधानमंत्री आवास के सामने आवेशपूर्ण प्रदर्शन किए गए। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये दबाव आंशिक रूप से ही सही बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के उकसाने का परिणाम था। कुछ टीवी चैनलों ने भी दिन रात प्रसारण करके इन प्रदर्शनों को प्रमुखता से दिखाया, जिससे लोगों में यह धारणा बनती थी जैसे कि इतने भारतीयों का जीवन खतरे में होने पर भी सरकार कुछ कर नहीं रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान हुआ कि भारत के राज्य तंत्र के बारे में कहा जाता है कि वो एक नरम तंत्र है, परंतु क्या भारतीय समाज भी एक नरम समाज बन गया है? तब यह देखकर कुछ सुकून मिला कि टीवी पर दिखाए जा रहे इन प्रदर्शनों ने कारगिल के शहीदों के रिश्तेदारों को बाध्य किया कि वो बंधकों के रिश्तेदारों से धैर्य रखने के लिए कहें। कांधार में बातचीत के लिए गई हमारी टीम ने समझौते की चर्चा मजबूती से की, जिसके कारण वो जेल में बंद 36 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग को कम करके केवल 3 आतंकवादियों तक लाने में सफल रहे। उस समय विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब अ कॉल टू ऑनर में इस घटना का जिक्र किया है। मुझे आज भी उस घटना को याद करते हुए शर्म आती है कि कैसे सरकार को शर्मिंदा करने के लिए उस समय राजनेताओं के एक
गैंग ने विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित किया था, ऐसा वो लिख रहे हैं अपनी किताब में। उन्होंने आगे लिखा है, कार्यकर्ताओं को कहकर सड़कें जैम करा दी गईं। प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान बार बार हंगामा किया गया और सड़कों पर लेट लेट कर देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। वो आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये लोग इतने बेहूदे तरीके से विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, लेकिन इससे इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भारत को बदनाम करने में सफलता जरूर मिल गई थी। आप कह सकते हैं कि 20 वर्षों में विपक्षी दलों का चरित्र रत्ती भर भी, एक जरा सा भी नहीं बदला। देश की जनता का चरित्र भी शायद नहीं बदला है। तब भी हमारे देश में जयचंद थे और आज भी हमारे देश में जयचंद मौजूद हैं। तब भी देश की जनता कमजोर पड़ गई थी और यह कह दिया था कि आतंकवादियों को छोड़ दो। आज भी हालात यही है। आज भी लोग यही कहते हैं कि हम कुर्बानी क्यों दें, कुर्बानी देने का काम तो सिर्फ सैनिकों का है। अब हम यहां पर 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जब कोई आतंकवादी इजराइल के किसी विमान को हाईजैक करता है तो वहां की सेना और सरकार उनके साथ क्या सलूक करते हैं और भारत को इजराइल से क्या सीखना चाहिए। जब IC-814 का अपहरण हुआ था तब बंधकों के परिवार वाले बेचैन हो गए थे और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। सबकी शिकायत थी कि सरकार फैसला नहीं ले पा रही, लेकिन ये लोग किस फैसले की बात कर रहे थे? सब एक ही फैसला होते हुए देखना चाहते थे, एक ही फैसला सुनना चाहते थे और वो था किसी भी कीमत पर हमारे घर वालों की वापसी। फिर भले ही देश की सुरक्षा से समझौता करना पड़े, आतंकवादियों को रिहा करना पड़े, कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना पड़े और चाहे पाकिस्तान के सामने घुटने ही क्यों ना टेकने पड़े। सरकार के पास दूसरा विकल्प क्या था? अगर सरकार विमान में कमांडोज भेजने का फैसला कर लेती और आतंकवादी विमान को उड़ा देते तो क्या इन लोगों को यह मंजूर होता? और तब देश के लोग क्या करते? यह विकल्प असल में था ही नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोगों की भावनाएं अब भी सबसे पहले खुद से जुड़ी होती हैं, फिर अपने परिवार से, और फिर कई लोग राष्ट्रवाद की भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। शांति काल में राष्ट्रवाद की ऐसी नकली भावनाएं कुछ लोगों को रोजगार देती हैं, तो युद्ध काल में कुछ लोगों को नकली राष्ट्रवाद के सहारे उत्तेजना का एहसास होता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक युद्ध काल में लोगों के शरीर में एड्रेनल हार्मोन का रिसाव तेज हो जाता है और लोग उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन ये उत्साह कई बार नकली होता है, क्योंकि जैसे ही लोगों के सामने अपना परिवार बचाने या देश बचाने का विकल्प आता है तो लोग अपने परिवार को ही चुनते हैं। लेकिन इजराइल जैसे देश में ऐसा नहीं होता। इसलिए आज आपको इजराइल के उदाहरण से कुछ बातें समझनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए।
वर्ष 1976 में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने एक यात्री विमान का अपहरण करके इजराइल के 98 लोगों को अफ्रीका के एक देश युगांडा में बंधक बना लिया था। इन बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल के सामने 53 आतंकवादियों को रिहा करने की शर्त रखी गई, यानी बिल्कुल वैसा ही जैसा कांधार हाईजैक के दौरान हमारे साथ हुआ। ये आतंकवादी इजराइल और दूसरे देशों की जेलों में बंद थे, लेकिन इजराइल ने इस मांग को मानने के बदले अपने कमांडोज को ही युगांडा भेज दिया और सिर्फ 90 मिनट के ऑपरेशन में लगभग सभी बंधकों को रिहा करा लिया। हालांकि इसमें इजराइल के एक कमांडो और 3 बंधकों की जान चली गई थी, लेकिन इसे दुनिया के सबसे शानदार एंटी टेरर मिशन में से एक माना जाता है। इस ऑपरेशन की तैयारी में करीब 1 हफ्ते का समय लगा, लेकिन इस दौरान बंधकों के परिजनों ने कभी भी इजराइल में धरना प्रदर्शन नहीं किया, अपनी सरकार पर दबाव नहीं डाला। इसी तरह वर्ष 1972 में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने एक विमान का अपहरण करके इजराइल के टेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार दिया। 21 घंटे के बाद इजराइल के कमांडोज ने सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया। इस ऑपरेशन में इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, जो उस समय इजराइल की स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। यानी आतंकवाद के ऐसे ही खतरे का सामना इजराइल भी करता रहा है, लेकिन वहां सरकार और देश की जनता आतंकवादियों की मांगों के सामने आसानी से झुकती नहीं है। नागरिकों के बाद अब देश की सेना से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर जो अभी अभी आई है, आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत आज देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बन गए हैं। जनरल रावत कल सेनाध्यक्ष पद से रिटायर होंगे और कल से ही वो सीडीएस पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तीनों सेनाओं और सरकार के बीच तालमेल को बनाना होगी। आप इसे नए साल की शुरुआत से पहले देश की तीनों सेनाओं को मिला हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट कह सकते हैं, नए साल का गिफ्ट कह सकते हैं। इसलिए आज हम जनरल रावत को देश की सैनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा सलाहकार बनाए जाने का एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, जिससे आप समझ सकें कि ये कदम उठाने की जरूरत क्यों थी। आज पूरी दुनिया में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और साइबर स्पेस की सेनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। अमेरिका से लेकर चीन तक अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए एक नेतृत्व में ला रहे हैं, ताकि युद्ध के हालात में इन सेनाओं का आपसी तालमेल सर्वश्रेष्ठ रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब रक्षा मंत्रालय के सभी अंग मिलकर एक रणनीति का पालन करें, और यही काम सीडीएस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, जैसा आप जानते हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, और इन तीनों सेनाओं का एक एक सेना प्रमुख होता है। ये तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। नई व्यवस्था में रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नामक एक नया विभाग बनाया जाएगा और इस विभाग का नेतृत्व सीडीएस करेंगे। सीडीएस की दूसरी जिम्मेदारी तीनों सेनाओं के बीच मजबूत तालमेल बनाए रखना होगा। इस समय आर्मी के सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत हैं, एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हैं और नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह हैं। ये तीनों सेना प्रमुख सीडीएस बनने के योग्य थे, लेकिन सरकार ने जनरल रावत को ही क्यों चुना? इसलिए अब यह समझिए कि जनरल बिपिन रावत को ही सीडीएस क्यों बनाया गया। एक सेनाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है सेना का मनोबल ऊंचा बनाए रखना, ताकि सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। सेनाध्यक्ष को सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम करना होता है। पिछले 3 वर्षों में जनरल रावत ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है और यही वजह है कि देश में शांति बनी रही है। इसी साल फरवरी में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डों पर हवाई हमला किया था। तब इस हमले में 250 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। इसी तरह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जनरल बिपिन रावत ने सीमाओं से घुसपैठ पर रोक लगाई और यही वजह है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान अब तक कश्मीर घाटी में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं कर पाया है। ये भारतीय सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है, भारतीय सेना की बहुत बड़ी सफलता है। 2016 से अब तक पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई और हजारों बार सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिशों को फेल किया। सीमा पर मौजूद पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना ने लगातार हमले किए हैं और सेना के मुताबिक ऐसा उन इलाकों में किया गया जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए कर रहा था। इसका फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान पर लगातार एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा और वो भारत के खिलाफ कोई नया हमला नहीं कर पाया। सेना प्रमुख के रूप में जनरल बिपिन रावत का सरकार के साथ तालमेल जबरदस्त रहा है और इसी बात का उन्हें फायदा मिला। अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में जनरल रावत की छवि एक ऐसे लीडर की बनी जिन्होंने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि देश हित से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार के साथ पूरे तालमेल के साथ काम किया।
जनरल बिपिन रावत उस वक्त भी सरकार के साथ खड़े रहे जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का साहसिक फैसला लिया और वो नागरिकता संशोधन कानून पर भी सरकार के साथ हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो इस तरह के बयान भी देते रहते हैं जिससे सरकार की जो छवि है वो मजबूत होती है और जिससे सरकार और सेना के बीच जैसा तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नजर आता है, क्योंकि सेना को आखिरकार उसी दिशा में काम करना होता है जो सरकार तय करती है। इसी वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से सीडीएस बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 24 दिसंबर को कैबिनेट ने सीडीएस की भूमिका और अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और आज देश के पहले सीडीएस की नियुक्ति हो चुकी है। सरकार के नए नियम के मुताबिक सीडीएस 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। अभी जनरल बिपिन रावत 61 साल के हैं, यानी वर्ष 2023 तक जनरल रावत सीडीएस बने रह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जब निजी हित हावी होने लगेंगे तब ना तो देश का हित बचेगा और ना ही पर्यावरण का। यह पर्यावरण के बिगड़ने का ही नतीजा है कि इस समय पूरा उत्तर भारत सदी की ऐतिहासिक सर्दी का सामना कर रहा है, क्योंकि आप दिन रात इसके बारे में आजकल आप इसे महसूस भी करते होंगे और बातें भी करते होंगे इसके बारे में। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी महीने में भीषण सर्दी कोई चकित करने वाली बात नहीं है, लेकिन दिल्ली में दिसंबर के महीने में इतनी ठंड करीब 118 साल के बाद पड़ी है। ये जरूर चौंकाने वाली बात है। ऐसे में सवाल यह है कि उत्तर भारत में इतनी ठंड पड़ क्यों रही है? क्या यह अजीब नहीं है कि दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड है? सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, ऐसे में इतनी ठंड कैसे पड़ रही है? कायदे से तो इस महीने में भी गर्मी का एहसास होना चाहिए था। आज हम इन्हीं सवालों का सरल जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले देखिए भीषण ठंड की कुछ तस्वीरें। इस तस्वीर में पृथ्वी का तापमान रंगों के माध्यम से दिखाया गया है। लाल रंग गर्म और नीला रंग ठंडे क्षेत्रों को दिखा रहा है। हमें एक और तस्वीर से समझना चाहिए कि कहीं बहुत गर्मी और कहीं कड़ाके की ठंड क्यों पड़ती है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें कैसे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती हैं। पृथ्वी के ऊपर और नीचे नीले रंग में दिख रहे हिस्सों पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। सर्दियों में 24 घंटे इन क्षेत्रों में रात रहती है, क्योंकि यहां सूर्य निकलता ही नहीं। पृथ्वी के इन दो हिस्सों को पोलर जोन्स कहते हैं और यहां साल भर बर्फ जमी रहती है। इसी तरह पीले हिस्से के क्षेत्र में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहां गर्मी ज्यादा होती है। तीसरी तस्वीर में आप एक पोलर जोन में हवा की दिशा को लाल रंग की रेखा से समझ सकते हैं। यहां पर हवा गोलाकार आकार में बहुत तेजी से बहती है, यानी जिस इलाके से होकर यह हवा बहती है वो आमतौर पर बेहद ठंडा होता है। ऐसे ही चौथी तस्वीर में पीले रंग की दो रेखाओं से आप समझ सकते हैं कि गर्म क्षेत्र में हवा किस दिशा में बहती है। अब यहां हमें ग्लोबल वार्मिंग के असर को समझना होगा। अगर पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में ना हो तो लाल और पीली रेखाओं के बीच में आने वाले क्षेत्र की हवाओं की गति संतुलित रहेगी और वो अपने अपने क्षेत्र में सामान्य तौर पर बहती रहती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी सामान्य से अधिक गर्म होने लगती है तो पृथ्वी के पोलर जोन्स के सर्द हवाओं की गति धीमी पड़ने लगती है। वहीं पृथ्वी के गर्म क्षेत्र की हवाएं फैलकर पोलर जोन में पहुंचने लगती हैं, क्योंकि पोलर जोन की ठंडी हवा कमजोर पड़ती है, वो गर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगती है। और यही कारण है कि पोलर जोन में गर्मी बढ़ती है लेकिन गर्म क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है। जलवायु की इस व्यवस्था को पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं। अब एक और तस्वीर से समझते हैं कि इस व्यवस्था से भारत के मौसम पर क्या असर पड़ता है। इस तस्वीर में गहरी नीली पट्टी हवा का वो दबाव है जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये पोलर वॉर्टेक्स के कारण मध्य एशिया में ठंडी हवा का वो दबाव है जो पश्चिम से भारत में प्रवेश करता है, और यही वो पश्चिमी हवा है जो आज उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लेकर आई है। मौसम की व्यवस्था जो पोलर जोन में है वैसी ही व्यवस्था हिमालय और उत्तर भारत में देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि शिमला से भी ज्यादा ठंड अब दिल्ली में पड़ रही है, क्योंकि हिमालय की ठंडी हवाएं दिल्ली की तरफ आ रही हैं और उत्तर भारत की गर्म हवाएं हिमालय की तरफ जा रही हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव है जो आप सबको झेलना पड़ रहा है। विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताते हैं कि इस पर मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में गैप होता है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, हैवी स्नोफॉल देते हैं। 4 नवंबर में पहला शुरू हुआ था, उसके बाद इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रही, हैवी स्नोफॉल दिया। लेकिन अगर उसके बीच में गैप होता है, 20 तारीख को जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद से मौसम साफ बना हुआ है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाता है
तो क्या होता है कि उत्तरी दिशा से यानी बर्फीली हवाएं पहाड़ों से चलती रहती हैं, तो वो टेम्परेचर को धीरे धीरे गिराती रहती हैं। और अगर टेम्परेचर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आते रहते हैं, तो क्या होता है कि 2 दिन बर्फीली हवा चली, उसके बाद फिर वो हवा चेंज हुई, जिससे टेम्परेचर गिरना रुक जाता है। तो इस बार जो गैप है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में वो ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर लगातार गिर रहे हैं। ये भारत की ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको सर्दी का एहसास होगा। वर्ष 2019 की ठंड ने 118 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में ही नहीं, अब राजस्थान में भी हिमयुग आ गया है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल शहर में प्रकृति का प्रकोप अपने चरम पर है। यहां भारी बर्फबारी की वजह से बनिहाल रेलवे स्टेशन और पटरियों पर बर्फ जमा हो गई है। इस बर्फ को हटाने के लिए एक स्पेशल इंजन लगाया गया है, जिसके आगे बर्फ को हटाने वाली मशीन लगी हुई है। कल श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री था और इस कड़ाके की ठंड में डल झील जम गई है। लद्दाख के द्रास से भी सिर्फ और सिर्फ जमी हुई बर्फ की तस्वीरें आई हैं। राजस्थान के माउंट आबू में कल टेम्परेचर -3 डिग्री तक पहुंच गया। यही वजह है कि पानी के पाइप भी जाम हो गए। और लेह में -17 डिग्री के तापमान में सब्जी से लेकर टूथपेस्ट तक सब कुछ जमकर बर्फ बन गया है। पेस्ट बिना ग्लव्स के इसको भी खोलने की कोशिश करती हूँ एक सेकेंड। अब ये देखिए, ये कैसे जमा हुआ, देखिए आप। लगातार मुझे ग्लव्स चढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर है। देखिए ज़रा पेस्ट का हाल देखिए, ताकत के साथ मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए पूरी ताकत लगा रखी है मैंने, लेकिन पेस्ट का क्या हाल, पेस्ट का हाल भी वही। अंडा, अब ये अंडा देखिए आप, ये अंडा है। चलो इसको तोड़ने की कोशिश करती हूँ आपके सामने ही। आवाज़ आ रही है आपको इसकी? ये देखिए, ये ज़मीन पर भी चला गया, ये ज़मीन पर भी गिर गया मुझसे, लेकिन ये टूटा नहीं। एक बार फिर से इसको आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉलिड हो चुका है। अब आपको चलिए टमाटर हम और आप ज़रा सा घर में हाथ लगाते हैं, उसमें से रस आने लगता है। इस टमाटर का हाल पत्थर जैसा, बिल्कुल पत्थर जैसा। दिखाती हूँ, आवाज़ आ रही होगी आपको, उस आवाज़ से अंदाज़ा लगाइए कि इस समय इनका हाल क्या है। गोभी दिखाती हूँ, आवाज़ देखिए, ये देखिए, कुछ टूटा, कुछ निकला, कुछ महसूस हो रहा आपको। हैंड वॉश का क्या हाल है, मैं आपके सामने कोशिश करती हूँ, ये निकाल लेगी, पूरी ताकत लगा। हालांकि मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही है इस समय। टेम्परेचर जो है -27, 28 है। देखिए इतना ठंडा है कि ये मेरे से टूट ही गया है। अरे देखिए, टूट गया है, और ये टूट गया है, और ये देखिए क्या है अंदर। पहाड़ों पर -6 से लेकर -17 वाली सर्दी है और दिल्ली में तापमान 0 के करीब पहुंचने को है। इस बार दिसंबर में ज्यादा पड़ गया, मतलब आई फेल्ट कि जनवरी में पड़नी चाहिए इतनी ठंड तो, बट इस बार दिसंबर में ही पड़ गई है। मतलब लाइक हैंड्स आर फ्रीजिंग, दे आर ऑलवेज रेड, ऑलवेज। 2 व्हीलर पे जाने में तो बहुत मुश्किल होती है। जैसे हम 2 व्हीलर पे आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आंखों में आंसू हो जाता है। सही 118 सालों के बाद कड़ाके की ठंड का दौर 15 दिनों तक टिका हुआ है, जो आमतौर पर 5 से 6 दिन का होता है। ये सामान्य नहीं है। दावा है कि आने वाले वर्षों में सर्दी और गर्मी दोनों ही चरम पर रहेगी और ये हालात और खराब होंगे।
लेकिन अब ये सर्दी जानलेवा साबित हो रही है। इसकी वजह से दिल्ली समेत देश के अस्पतालों में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पंजाब के जलालाबाद के रहने वाले 16 साल के निकेत के हाथ पांव सर्दी में नीले पड़ने लगे तो इन्हें दिल के डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी गई। विंटर्स में जैसे ठंड बढ़ रही है तो उसके कारण ज़्यादा वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, तो उसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेरे को, तो इसलिए ना ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल पाते ना फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाते। इसी तरह दिल्ली के रहने वाले रजनीश अग्रवाल को ठंड की वजह से ही सीने में दर्द की तकलीफ हो गई। पहले से दिल के मरीज रजनीश के लिए ये खतरा बढ़ाने वाली सर्दी है। जो मेरे को प्रॉब्लम दोबारा आई है वो मेरे को ठंड में ही आई है। मैं पार्क में गए थे हम लोग सैर करने, तो इट वाज वेरी कोल्ड एंड हम चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो आई फेल्ट हैवीनेस इन माय चेस्ट, तो इसलिए मैं दिखाने आया हूँ दोबारा। रिसर्च के मुताबिक दिसंबर का आखिरी और जनवरी का पहला हफ्ता यानी सबसे ज्यादा ठंड का वक्त दिल के मरीजों के लिए खतरनाक होता है। क्रिसमस और नए साल के जश्न की वजह से ज्यादा खाना पीना इस मुसीबत को और बढ़ा देता है। ऐसा भी देखा गया है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच का वक्त दिल के मरीजों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होता है। महिलाओं को विशेष तौर पे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं में हार्ट अटैक बिना किसी लक्षण यानी बिना सीने में दर्द के अचानक भी आ सकता है। ठंड के मौसम में जब बहुत ठंड होती है तो खून की थिकनेस भी बढ़ जाती है, क्लॉटिंग शुरू हो जाती है हार्ट की आर्टरीज में, और वही एक बहुत मेजर कॉज है कि हार्ट अटैक होने का। तो खून के थक्के जब उन्हीं ब्लॉक्ड आर्टरीज में जम जाते हैं तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये स्ट्रेस की जो सिचुएशन है जो कि ठंड की वजह से आती है, ये वही वैसी सिचुएशन हुई जो कि हम देखते हैं पिक्चर में कि किसी को कोई सडनली सदमा पहुंचा या कोई साइकोलॉजिकल या मेंटल फिजिकल टेंशन हुई तो फिर हार्ट अटैक शुरू हो गया। खतरा सिर्फ दिल के मरीजों को ही नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या आप धूम्रपान करते हैं या फिर आपकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है तो आपको ठंड के मौसम में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर बिना वजह सीने में दर्द हो, सांस फूल रही हो और 20 मिनट तक सीने में दर्द रहे तो डॉक्टर से जरूर मिलें। बहुत ठंड लग रही है, सिर्फ यहाँ तक अगर आप सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अब आपको सीने में भारीपन लग रहा है तो आपको संभल जाना चाहिए। कब छाती में दर्द होता है या सीने में भारीपन लगता है ये हम आपको समझाते हैं। हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं और वो यहाँ से खून को पूरे शरीर में सप्लाई करने का अलग अलग आर्टरीज के जरिए काम करती हैं, लेकिन ठंड की वजह से ये आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं और खून भी जम जाता है। उस वक्त जब हार्ट को, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तभी सीने में भारीपन लगता है। ये वार्निंग साइन है। सर्दियों में डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस इसलिए भी बढ़ते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मीठे की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। गुड़ की पट्टी और इन सब में ज़्यादा हनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें लिमिटेड फॉर्म में ली जाएं और अगर अपने इंटरवल्स 5 आवर इंटरवल का पैटर्न मेंटेन किया जाए तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में आराम से रखा जा सकता है। स्वीडन में हुई एक रिसर्च के मुताबिक क्रिसमस और नए साल के दौरान हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। ये स्टडी स्वीडन की है, लेकिन ये भारतीयों के लिए भी खतरे की घंटी है। आप देखते हैं जब सर्दी बहुत होती है तो आपके ऊपर की स्किन श्रिवल कर जाती है, आपको मालूम पड़ता है कि वो सुकड़ सी रही है। जो आप देख पा रहे हैं बाहर एग्जैक्टली वही आपके ब्लड वेसल्स को भी होता है। आपके जो अंदर के ब्लड वेसल्स हैं ठंड के कारण वो सुकड़ जाते हैं। जब वो सुकड़ जाते हैं सिर्फ उतना ही नहीं होता है, हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस के कारण हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड के एक कंपोनेंट होता है, प्लेटलेट्स भी स्टिकी हो जाते हैं। स्टिकी मतलब कि आपस में वो जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये जब एक सिचुएशन बनती है कि ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ रहे हैं और प्लेटलेट्स भी स्टिकी हो रहे हैं तो एक परफेक्ट मिलियू बन जाता है हार्ट अटैक होने का। हो सकता है आप भी नए वर्ष के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें ताकि अगला वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए मंगलमय रहे। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस महान वैज्ञानिक को फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। बहुत आसान सवाल है और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1906 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आज ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और इस लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। मुस्लिम लीग का दावा था कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू सदस्यों को जितने अधिकार मिले हुए हैं उतने मुसलमानों को नहीं दिए गए हैं, इसलिए भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी थी। वर्ष 1947 में बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कई दलों में बंट गया था। वर्ष 1948 में आजाद भारत में मुस्लिम लीग को भंग करके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और आज ये पार्टी केरल राज्य में सिमट कर रह गई है। वर्ष 1943 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा फहराया था। यह भारत का पहला क्षेत्र था जो ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा है। वर्ष 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जापान की सेना के बीच युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों से लड़ते हुए जापानी सेना वर्ष 1942 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आ पहुंची और 23 मार्च 1942 को इसने अंडमान निकोबार पर कब्जा करके वहां से अंग्रेजी सेना को खदेड़ दिया था। 25 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब तक नेताजी अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन कर चुके थे। जापान के समर्थन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को भारत का झंडा फहराने के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज रख दिए थे। वर्ष 1950 में अंडमान और निकोबार भारत का हिस्सा बना और 1956 में यह केंद्र शासित राज्य बन गया। वर्ष 2006 में आज ही के दिन इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन को बगदाद में फांसी दे दी गई थी। वर्ष 1979 से 2003 तक सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति रहे। 2003 में अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। सद्दाम हुसैन को वहां के कोर्ट इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल ने 148 लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाया था और इसी वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। वर्ष 1922 में आज ही के दिन यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। रशिया की क्रांति के बाद यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का गठन हुआ था। इसमें रशिया, बेलारूस और यूक्रेन जैसे देश शामिल थे। वर्ष 1922 से 1991 के बीच करीब 7 दशकों तक एक शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। वर्ष 1971 में आज ही के दिन फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का निधन हुआ था। यह उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि भारत को इसरो जैसा शानदार संस्थान मिला। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में बनाया था। उनकी मृत्यु क्यों हुई, इसका रहस्य अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। 30 दिसंबर 1971 को केरल में कोवलम के एक होटल में उनका शव मिला था। और ब्रिटिश कवि और मशहूर उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1865 में हुआ था। वो 5 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। 1882 में भारत लौटकर उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया। किपलिंग ने द जंगल बुक, द मैन हु वुड बी किंग और किम जैसी शानदार पुस्तकें लिखी। इन किताबों के जरिए ही किपलिंग ने हमें मोगली और बगीरा जैसे यादगार किरदार दिए। रुडयार्ड किपलिंग को वर्ष 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये मुकाम हासिल करने वाले वो अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और भगत सिंह ने एक बार कहा था कि उनकी फांसी के बाद देश के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आज आप खुद से पूछिए, क्या ऐसा हुआ? आज भी हमारे देश में लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में। नमस्कार।